अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम सीसी 3.1 चैप्टर 13 के पेज 5 में सब मैरिज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के जो वेरिएबल पैरामीटर हैं उसमें उसकी जो नंबर 3 में करंट एंड पोलैरिटी है और इसके अलावा दूसरे वेरिएबल पैरामीटर हैं और जो बैकिंग स्ट्रिप और बैकिंग कंट्रोल की जाती है और इसके अलावा बाकी दूसरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सब मैरिज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के हवाले से। तो यहाँ से अभी हम नंबर 3 में करंट एंड पोलैरिटी जो है चेक करते हैं। चेक शुड बी मेड टू इंश्योर दैट द टाइप ऑफ द करंट बीइंग यूज्ड इज करेक्ट एंड इफ डीसी दैट द पोलैरिटी इज करेक्ट एंड दैट द करंट रेंज इज विदिन दैट टाइप ऑफ द procedure. Check should be made to ensure that the type of the current being used is correct and if DC that the polarity is correct and that the current range is within that the type of the procedures। यहाँ तक इसको देखते हैं और इस चीज़ को चेक करना और श्योर करना कि जो हम करंट यूज़ कर रहे हैं क्या वो करेक्ट है। एंड इफ़ डीसी दैट द पोलैरिटी इज़ करेक्ट, और अगर हम डीसी पोलैरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो करेक्ट है। एंड दैट द करंट रेंज इज विदिन द गिवन ऑन द प्रोसीजर, जो करंट की रेंज है वो प्रोसीजर की रेंज में है। मल्टी वायर वेल्डिंग में बी यूज बोथ टाइप ऑफ द करंट। मल्टी वायर वेल्डिंग में यूज बोथ टाइप ऑफ द करंट। और मल्टी वायर वेल्डिंग जब हम करते हैं सब मैरिज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में डबल या मल्टी वायर जब यूज़ करते हैं उसमें बोथ टाइप के जो करंट वो यूज़ करते हैं। नंबर 1 में तो एग्जांपल डीसी प्लस लीडिंग वायर, और डीसी में इसकी जो लीडिंग वायर को इस्तेमाल करते हैं और एसी में इसकी जो ट्रेलिंग वायर। As this improved welding times and offset the effect of the arc blow। और इससे जो वेल्डिंग का जो टाइम्स है वो इम्प्रूव होता है और इससे जो आर्क ब्लो का जो इफेक्ट है वो भी कंट्रोल हो जाता है। इफ यूजिंग मल्टी वायर प्रोसेस द एंगल ऑफ द ट्रेलिंग वायर मस्ट आल्सो बी चेक्ड। और अगर हम मल्टी वायर प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस चीज़ को चेक करना कि जो उसकी जो ट्रेलिंग वायर है उसका क्या एंगल करेक्ट है। ऑल पैरामीटर शुड बी गिवन ऑन द अप्रूव्ड WPS, और जितने भी पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो अप्रूव्ड WPS के मुताबिक होनी चाहिए, और जितने भी वेल्डिंग पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो अप्रूव्ड WPS के मुताबिक होने चाहिए। तो नंबर 4 में अदर वेरिएबल वेल्डिंग पैरामीटर्स हैं। Other procedural parameters may include the use of backing bar or backing strip, particularly when welding from a single side। यहाँ तक इसको देखते हैं और इसके अलावा दूसरे भी प्रोसीजरल पैरामीटर हैं उनको भी देखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि बैकिंग बार है, बैकिंग स्ट्रिप वगैरह। तो जब हम सिंगल साइड वेल्ड कर रहे होते हैं खासकर उस वक्त उनको जो है वो देखने की ज़रूरत होती है। इन एडिशन टू द इंस्पेक्शन पॉइंट्स मेंशन प्रीवियसली, चेक शुड आल्सो बी मेड टू इंश्योर दैट ऑल वेल्डिंग पैरामीटर्स शुड बी विदिन दोज गिवन ऑन द WPS। इसके अलावा इसके जो इंस्पेक्शन पॉइंट हैं जैसे कि लास्ट इसमें हमने इस पर स्टडी किया है उनको चेक करना और इस चीज़ को चेक करना कि जितने भी इसके वेल्डिंग पैरामीटर हैं वो WPS के मुताबिक होने चाहिए। तो नंबर ए में ए टिपिकल सिंगल साइडेड वेल्ड प्रिपरेशन फॉर द SAW विद यूज ऑफ बैकिंग बार टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ हाई लेवल्स ऑफ द वेल्ड पेनिट्रेशन विद द प्रोसेस। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब हम सिंगल साइडेड वेल्ड प्रिपरेशन सब मैरिज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसकी जो बैकिंग बार है उसको चेक करना, क्योंकि वो वेल्ड बीड और उसकी जो पेनिट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है। तो नंबर बी में सिंगल साइडेड फुल पेनिट्रेशन वेल्ड विदाउट द यूज ऑफ बैकिंग बार और बैकिंग स्ट्रिप, द रूट रन हार्ड पास एंड ए नंबर ऑफ फिलिंग रन वुड बी पुट इन यूजिंग TIG, MMA और MIG वेल्डिंग टू अलाउ फॉर ए सफिशिएंट बेस प्रियर टू यूजिंग द सब मैरिज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। यहाँ तक इसको देखते हैं। जब हम सिंगल साइडेड फुल पेनिट्रेशन के लिए विदाउट बैकिंग बार और बैकिंग स्ट्रिप जो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए जो है वो रूट रन और हार्ड पास जो है वो TIG, MMA और MIG वेल्डिंग प्रोसेस से जो है वो फिल करेंगे। और जब हम सिंगल साइडेड वेल्ड फुल पेनिट्रेशन हासिल करने के लिए जो विदाउट बैकिंग बार या बैकिंग स्ट्रिप अगर लगा रहे हैं तो उस वक्त TIG, MMA और MIG वेल्डिंग प्रोसेस से इसके जो रूट हार्ड पास और कुछ जो फिलिंग रन है वो इन प्रोसेस से लगाएंगे कि सब मैरिज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से जो वेल्ड करने की जो बेस है वो बन सके।
तो नंबर 3 में SAW may also be used in narrow gap type preparation where the include angles range between 3 to 5 centigrade and the arc gap width between 5 to 10 millimeter। यहाँ तक इसको देखते हैं। और सब मेजर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से जो नैरो गैप जो प्रिपरेशन है उसको भी वेल्ड किया जा सकता है और उसकी जो एंगल की रेंज है वो 3 to 5 डिग्री और अगर उसका जो गैप की जो विड्थ है वो 5 से 10 मिलीमीटर भी हो तब भी जो है वो नैरो गैप प्रिपरेशन के लिए सब मेजर वेल्डिंग प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। नैरो गैप वेल्ड प्रिपरेशंस में आल्सो भी यूज विद द टिक एंड मिग वेल्डिंग प्रोसेस using specialized welding head and wire delivery system। और नैरो गैप वेल्ड प्रिपरेशन में जो है वो टिग और मिग वेल्डिंग प्रोसेस भी यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग हेड है वो फिलर वायर जो डिलीवरी सिस्टम जो है वो स्पेशलाइज इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगल साइड प्रिपरेशन विद बैकिंग बार है। तो यहाँ पे सब मेजर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस करने के लिए इसकी जो बैकिंग बार और बैकिंग स्ट्रिप नीचे जो है उन्होंने परमानेंटली तौर पर लगाई हुई है और इसकी जो ब्रॉड रूट फेस है और इसका रूट गैप नहीं है। यहाँ पे ये इसलिए लगाते हैं कि अगर क्योंकि इसकी जो करंट डेंसिटी है इस वेल्डिंग प्रोसेस की जो करंट डेंसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसमें जो बर्न थ्रू होने के चांसेस होते हैं। तो बैकिंग बार जो बैकिंग स्ट्रिप है इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करती है। तो उसके अलावा कंपाउंड बेवल प्रिपरेशंस हैं, इसमें रूट हार्ड पास एंड सम ऑफ फिलर रन्स आर डिपोजिट यूजिंग अदर वेल्डिंग प्रोसेस। तो कंपाउंड बेवल प्रिपरेशन इसकी कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इसका जो रूट एज है और इसके अलावा यहाँ पे स्लोप दी हुई है और कुछ इस तरीके से इसकी जो है प्रिपरेशन बनाई हुई है। तो इसने जो है वो इसका रूट रन और हार्ड पास जो है मिग मैग और मिग टिग और MMA वेल्डिंग प्रोसेस से इसका जो है वो रूट लगाया हुआ है। उसके बाद कुछ जो है यहाँ पे हार्ड पास और रूट है, हार्ड पास है और कुछ फिलर रन उससे लगाए हुए हैं। तो इसका जो बाकी का जो एरिया है यहाँ पे उसे सब मेजर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से वेल्ड मेटल जो है डिपोजिट करेंगे। मतलब नीचे उन्होंने रूट उसका जो है वो मिग टिग या MMA वेल्डिंग प्रोसेस से लगाने के बाद ऊपर जो है वो सब मेजर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से जो इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से नंबर C में इसका नैरो गैप प्रिपरेशन है, ये 3 to 5 डिग्री उसने जो है वो यहाँ पे इसकी जो नैरो गैप प्रिपरेशन है और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो 5 से 10 मिलीमीटर है। मतलब इतनी प्रिपरेशन इस टाइप की जो नैरो गैप प्रिपरेशन है इसमें जो है वो सब मेजर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से या मिग और टिग वेल्डिंग प्रोसेस से इसको जो है वो स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग हेड जो यूज़ करते हुए इसको जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो नंबर 5 में सेफ्टी चेक्स हैं। चेक शुड बी मेड ऑन द करंट कैरिंग कैपेसिटी और इस चीज़ को चेक करना कि जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है या ड्यूटी साइकिल है क्या वो करेक्ट है, कि जो हमारे कंडक्टर है क्या वो प्रॉपर जो एम्पेयर उठा रहे हैं, एंड दैट ऑल इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इज साउंड। और इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रिकल की जो केबल्स हैं उनके जो इंसुलेशन है क्या वो साउंड है। करेक्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम शुड बी इन यूज टू अवॉइड एक्सपोजर टू टॉक्सिक फ्यूम्स। और इसके अलावा जितना भी उसका एक्सट्रैक्शन सिस्टम है जो भी फ्यूम्स हैं वेल्डिंग के जो बन रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से उस एरिया से वो डिस्चार्ज होना चाहिए, उनको रिमूव होना चाहिए। शुड बी इन यूज टू अवॉइड द एक्सपोजर टू टॉक्सिक फ्यूम, क्योंकि ये जो वेल्डिंग में जो पेरस मेटल हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं और उसकी जो फ्लेक्सस हैं जब ये जलते हैं तो उनका जो फ्यूम्स बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। और कुछ मेटल तो ऐसे हैं कि अगर उनको वेल्डिंग जो है और कुछ मटेरियल तो इतने जो डेंजरस हैं अगर उनको ज़्यादा एक्सपोजर टाइम अगर उनको दिया जाता है तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और कुछ मटेरियल तो इतने डेंजरस हैं कि अगर उनको जब एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा अगर हम उसको वेल्डिंग करने के लिए टाइम देते हैं तो जान से भी जो है वो जाने का ख़तरा है। तो टिपिकल वेल्डिंग इम्परफेक्शन, तो सब मेजर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में आमतौर पर इसके जो इम्परफेक्शंस हैं उसमें नंबर 1 में पोरोसिटी है, मेनली यूजिंग डैम्प वेल्डिंग फ्लक्सेस आर इम्प्रॉपरली क्लीन प्लेट्स। सब मेजर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो पोरोसिटी के आने के चांसेस ज़्यादातर इसलिए हैं कि अगर उसके जो फ्लक्सेस हैं अगर वो उसमें नमी है, मॉइस्चर है या डैम्प है, या फिर उसके अलावा जिस बेस मेटल पे हम काम कर रहे हैं अगर उसको प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन नहीं किया उस प्लेट को तो उस वजह से पोरोसिटी आने के चांसेस हो सकते हैं।
तो नंबर 2 में सेंटर लाइन क्रैक है, मेनली काज बाय द हाई डिल्यूशन एंड सल्फर पिकअप। और इसके अलावा अगर उसकी जो हाई डिल्यूशन है, अगर बेस मेटल बहुत ज़्यादा मकदार में ज़्यादा हुजम में अगर वो मेल्ट हुआ है, या उसके अलावा उसकी जो सल्फ़र पिकअप ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर बेस मेटल है उसमें कुछ इम्प्योरिटी हैं, उसमें आयल्स हैं जैसे कि क्रोजन प्रोडक्ट या एंटी क्रोजन प्रोडक्ट जो मेटल को जो क्रोजन से बचाने के लिए लगाई जाती हैं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं किया जाता तो उससे मेटल पे सल्फ़र पिकअप हो जाती है। और इसके अलावा जो हाई डिल्यूशन है, हाई डिल्यूशन और सल्फ़र पिकअप की वजह से सेंट्रल लाइन में क्रैकिंग आती है। तो नंबर 3 में श्रिंकेज कैविटी है, मेनली काज बाय द हाई डेप्थ विद रेशियो वेल्ड प्रोफाइल्स। और इसकी जो श्रिंकेज कैविटी है वो इस वजह से आती है कि जब उसकी जो विड्थ है वो अगर वेल्ड डिपॉजिट वेल्ड मैटर की जो विड्थ है अगर वो कम है, श्रिंकेज कैविटी इस वजह से आती है कि अगर डिपॉजिट वेल्ड मैटर की जो विड्थ है अगर वो कम है और उसकी डेप्थ ज़्यादा है, तो इस वजह से उसकी जो वेल्ड प्रोफाइल है उसकी जो उसमें श्रिंकेज कैविटी आने के चांसेस होते हैं। नंबर 4 में लैक ऑफ फ्यूजन मेनली काज बाय द आर्क ब्लो और पोर ट्रैकिंग ऑन अ डबल साइडेड वेल्स। लैक ऑफ फ्यूजन मेनली काज बाय द आर्क ब्लो और पोर ट्रैकिंग ऑन द डबल साइडेड वेल्स। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसकी जो लैक ऑफ फ्यूजन इस वजह से आती है कि जब, और इसमें इसकी जो लैक ऑफ फ्यूजन है वो इस वजह से आती है कि जब आर्क ब्लो होता है या फिर पोर ट्रैकिंग सिस्टम डबल साइडेड वेल्ड में, क्योंकि बिग डायामीटर में उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है अगर वो प्रॉपर तरीके से जो है वो, और इसके अलावा लैक ऑफ फ्यूजन जो है वो डबल साइडेड वेल्ड्स में पोर ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से जो है वो आती है। तो यहाँ पे हमारा 13.5 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।